हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है और उसमें एक कायरल कार्बन है तो उस केस में उस मॉलिक्यूल का एक स्टीरियो आइसोमर्स भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि हम ये कहें कि मॉलिक्यूल और उसका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है, या हम ये कहें कि मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो उस केस में कितना स्टीरियो आइसोमर्स होगा और उन स्टीरियो आइसोमर्स जो होंगे उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा। कहने का मतलब कि क्या वो सब मिरर इमेज होंगे या नहीं होंगे। तो इन बातों को आज के वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मोटिवेशन के तहत हम एक आपको मॉलिक्यूल बताते हैं। ये मॉलिक्यूल है इरिथ्रोमाइसिन। ये जो मॉलिक्यूल है एंटीबायोटिक की तरह टैबलेट के रूप में आप लेते भी हैं, आप जानते भी हैं इस टैबलेट के बारे में। इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी ही बड़ा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में टोटल 18 कायरल सेंटर्स होते हैं, यानी 18 स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो आप सोच सकते हैं कितना इसका स्टीरियो आइसोमर्स होगा, और क्या जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है या कैसे रिलेटेड है। समरी में हम कहें तो हम इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। कौन सा प्रश्न? पहला हुआ, हाउ इज द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू द नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। जैसे किसी मॉलिक्यूल में अगर हमको नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर पता है तो क्या उस मॉलिक्यूल के कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे हम बता सकते हैं। यानी नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स और नंबर ऑफ कायरल कार्बन सेंटर, या कहें नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर में क्या रिलेशनशिप है। दूसरा प्रश्न ये है, व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स बिटवीन दीज आइसोमर्स एंड हाउ आर देयर ऑप्टिकल रोटेशंस रिलेटेड। तो जिस कंपाउंड में दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है तो उस केस में मल्टीपल स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। उस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जो मल्टीपल होंगे उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, और उनका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा। क्या सभी का सेम होगा, अपोजिट होगा, अलग मैग्नीट्यूड का होगा, तो उनका ऑप्टिकल रोटेशन क्या है। इन सब बातों को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कार्बन का इन्वायरमेंट कैसा होता है, या ये कहें कार्बन किस टाइप के ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो दो सिचुएशन लेते हैं। एक पहला सिचुएशन हमारे पास है जिसमें दो कायरल कार्बन है, ए वाला कार्बन कायरल है और ए वाला कार्बन भी कायरल है, और ये 3 ग्रुप से जुड़ा हुआ, इधर भी 3 ग्रुप से जुड़ा हुआ। ए मान लीजिए ग्रुप से जुड़ा हुआ ए बी सी, और ए भी ग्रुप से जुड़ा हुआ ए बी सी। तो हम कहेंगे दोनों ही कार्बन का जो इन्वायरमेंट है वो सेम है। दूसरे शब्दों में ए कार्बन जो है ए बी सी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ए भी कार्बन जो है ए बी सी ग्रुप से जुड़ा हुआ। साथ ही साथ अगर हम कहें तो इस कार्बन का ए जो है एक चौथा ग्रुप है, और इस कार्बन का ए जो ग्रुप है वो चौथा ग्रुप है, और ये दोनों ग्रुप सेम ही है। इसका मतलब हम कहें कि इस दोनों कायरल कार्बन का जो कनेक्शन है, जिस ग्रुप से अटैच्ड है, वो सेम है। यानी इस टाइप को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट कार्बन, यानी इक्विवेलेंट स्टीरियोजेनिक सेंटर। दूसरा पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती थी, दो कायरल कार्बन आपके पास है, ये दोनों ही कार्बन कायरल है, मगर इससे ग्रुप जुड़ा हुआ अल्फा बीटा गामा, और इससे ग्रुप जुड़ा हुआ ए बी सी। यानी जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अब सेम नहीं है, दोनों अलग अलग टाइप के ग्रुप हैं। यानी दोनों कार्बन जो है, दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर, उसका इन्वायरमेंट सेम नहीं है। कम से कम एक भी ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो हम लोग कहेंगे इन्वायरमेंट सेम नहीं है, यानी हम कहेंगे नॉन इक्विवेलेंट स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो मोटे तौर पे हम लोग स्टीरियोजेनिक सेंटर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हुआ इक्विवेलेंट स्टीरियोजेनिक सेंटर और दूसरा हुआ नॉन इक्विवेलेंट स्टीरियोजेनिक सेंटर। इक्विवेलेंट कब कहेंगे? इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब जो कार्बन है, दोनों कार्बन जो है बॉन्डेड है आइडेंटिकल सेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट,
सो व्हेन बॉन्डेड टू आइडेंटिकल सेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी ग्रुप जिससे अटैच्ड है उसका इन्वायरमेंट जो है, दोनों कार्बन का इन्वायरमेंट सेम है, स्टीरियोजेनिक सेंटर का इन्वायरमेंट सेम है, ग्रुप्स अटैच सेम है, तब हम लोग कहेंगे वो इक्विवेलेंट सेंटर्स है, इक्विवेलेंट स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो पहले हम लोग नॉन इक्विवेलेंट स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इस केस में कितना स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं 2,3,4 ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ये मॉलिक्यूल में 3 OH ग्रुप है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH OH OH। किस पोजीशन पे? दूसरे, तीसरे, चौथे पोजीशन पे। इसलिए इसको हमने कहा 2,3,4 ट्राई हाइड्रोक्सी। और इसमें, इस कार्बन में और इस मॉलिक्यूल में 4 कार्बन का चेन है, तो आपका ब्यूट हो गया और यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा, इसलिए इसका नाम हो गया 2,3,4 ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कंपाउंड कायरल है क्या, या कहें कि इस कंपाउंड में स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट है क्या? अगर है तो कौन कौन सा कार्बन जो है स्टीरियोजेनिक सेंटर है? अगर आप देखेंगे तो कार्बन नंबर 2 जो है और कार्बन नंबर 3 जो है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ। 2 ग्रुप तो सेम है, एक कार्बन जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ और OH से जुड़ा हुआ, एक कार्बन भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, OH से जुड़ा हुआ, मगर कार्बन नंबर तीसरा जो है वो जुड़ा हुआ CH2OH से और कार्बन नंबर दूसरा जो है वो जुड़ा हुआ CHO ग्रुप से। तो जैसा हमने कहा था, एक भी ग्रुप अगर डिफरेंट हो जाए तो इसका इन्वायरमेंट नॉन इक्विवेलेंट होगा, यानी हम कह सकते हैं कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 जो है वो नॉन इक्विवेलेंट स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो मान लीजिए इन जनरल अगर किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में n स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इस केस में कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर है? 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। इन जनरल अगर n स्टीरियोजेनिक सेंटर होता तो हमारे पास एक फार्मूला है कि उसका कितना स्टीरियो आइसोमर्स होगा। अगर n स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो उस पर जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होगा वो 2n के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में कितना हो जाएगा? इस केस में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 हुआ तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना होता है? 2n, यानी 2 यानी इस केस में इस मॉलिक्यूल का जो है 4 स्टीरियोजेनिक या कहें 4 स्टीरियो आइसोमर्स होगा। अब ये स्टीरियो आइसोमर्स क्या क्या हो सकता है? अब देखिए, कार्बन नंबर 2 पे 2 हो सकता है और कार्बन नंबर 3 पे 2 हो सकता है, यानी इस दोनों का इंटरचेंज करिए कॉन्फ़िगरेशन तो 4 मिलेगा। अगर आपको याद हो RS कॉन्फ़िगरेशन तो थोड़ा सा उसका सहारा हम लोग ले सकते हैं। कार्बन नंबर 2 पे R कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है और कार्बन नंबर 3 पे जो है वो भी R कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। तो एक स्टीरियो आइसोमर्स तो वो हो गया। कार्बन नंबर 2 पे S हो जाए और कार्बन नंबर 3 पे भी S हो जाए तो वो एक अलग स्टीरियो आइसोमर्स हो गया। और क्या पॉसिबिलिटी है? 2 पे R हो जाए और तीसरे पे S हो जाए, या क्या हो सकता है? 2 पे S हो जाए और तीसरे पे R हो जाए। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है इस केस में, इसीलिए इस केस में 4 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। तो इसी को हमने यहाँ लिख दिया है। इस केस में जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे R एंड S के टर्म में बात करें तो ये चारों कॉन्फ़िगरेशन होगा। इस लेक्चर के लिए अगर आपको RS कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंसेप्ट को बिना RS कॉन्फ़िगरेशन के भी आसानी से समझा जा सकता है। अगर RS कॉन्फ़िगरेशन आता है आपको तो अच्छी बात है। तो हमने कहा कि ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल था 2,3,4 ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, सेम मॉलिक्यूल यहाँ भी लिखा है, इसका 4 स्टीरियो आइसोमर्स होगा। आप क्या इस चारों स्टीरियो आइसोमर्स को बना सकते हैं फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला के तहत? तो आपको टास्क दिया गया, ड्रा द फीचर प्रोजेक्शन ऑफ ऑल 4 स्टीरियो आइसोमर्स दैट इज पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूल। कैसे बनाइएगा एंड आपको उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी बताना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो एक कार्बन नंबर 2 है आपका और एक कार्बन नंबर 3 है आपका। तो कार्बन नंबर 2 पे जो सबसे ऑक्सीडाइज ग्रुप है उसको हम लोग सबसे ऊपर लिखते हैं। ये हमारा जनरली टेंडेंसी होता है फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखने में। और कार्बन नंबर 3 पे जो ग्रुप है वो है CH2OH। तो ए ग्रुप आपका है।
कार्बन नंबर 2 पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ, एक ग्रुप H है और एक OH है। कार्बन नंबर 3 पे भी एक H है, एक OH है। तो एक तो इसका स्टीरियोआइसोमर्स का फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला हमने लिख दिया। अब इसका मिरर इमेज भी होगा। जो मिरर इमेज होगा वो इसका बेसिकली इनांशियोमर है, तो इसका भी हम लोग फार्मूला लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज लीजिएगा तो यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CHO और यहाँ पे CH2OH। तो ये दोनों कंपाउंड जो है वो एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन हुआ, ये दोनों बेसिकली स्टीरियोआइसोमर्स हुए। अब फिर दूसरा पेयर लिखते हैं। दूसरा पेयर को हम लोग चलिए लाल रंग से लिखते हैं ताकि चीज़ों को आसानी से समझा जा सके बाद में। तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन के कन्फिग्रेशन को उलट देते हैं। तो यहाँ CHO है, यहाँ पे CH2OH है। क्या करेंगे, जो लेफ्ट में है उसको राइट में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ्ट में है उसको राइट में लिख दिया, या OH राइट में है उसको लेफ्ट में, बाकी सब चीज़ हमने वैसे ही छोड़ दिया HOH। यानी कार्बन नंबर 3 पे जैसा सिचुएशन था वैसा ही हमने लिख दिया। अब इसका फिर मिरर इमेज बनाते हैं। तो फिर क्या होगा, इसके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो इनांशियोमर का रिलेशनशिप होगा, क्योंकि मिरर इमेज होते हैं वो इनांशियोमर्स होते हैं। तो H हो गया, OH हो गया, OH हो गया, H हो गया, यहाँ पे CHO ग्रुप है, यहाँ पे CH2OH ग्रुप है। तो एक कंपाउंड नंबर तीसरा है और एक कंपाउंड नंबर चौथा है। तो फिर हम कहें 3 और 4 के बीच में इनांशियोमर का रिलेशनशिप है। उसी तरह से 1 और 2 के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, 1 और 2 के बीच में भी इनांशियोमर का रिलेशन है। सो इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनांशियोमेरिक रिलेशनशिप है, इसके बीच में भी इनांशियोमर का रिलेशनशिप है। अगर हम पूछें आपसे कि 1 और 3 के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, क्या इनांशियोमर है, तो 1 और 3 एक दूसरे का इनांशियोमर नहीं है। बेसिकली ऐसे को हम लोग कहते हैं डायास्टीरियोमर्स। जो स्टीरियोआइसोमर्स तो हैं मगर इनांशियोमर्स नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको डायास्टीरियोमर्स कहते हैं। 1 और 3, 1 4 के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, 1 4 भी आपका डायास्टीरियोमर्स है। 2 3 के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, सेम। 2 और 3 भी इनांशियोमर नहीं है मगर स्टीरियोआइसोमर्स हैं, तो डायास्टीरियोमर्स। 2 और 4 के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, 2 और 4 फिर से एक बार डायास्टीरियोमर्स है। तो इस तरह से हमने इस कंपाउंड का 4 स्टीरियोआइसोमर्स लिखा, जिसमें एक पेयर ए है आपका इनांशियोमर्स का और दूसरा पेयर ए है इनांशियोमर्स का, और इस केस में डायास्टीरियोमेरिक पेयर्स भी पॉसिबल हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने इस कार्बन का तो चेंज कर दिया और आपने 3 4 बना दिया, इसको क्यों नहीं चेंज किया। तो उनका कहना ये होता है कि आप इस कार्बन पे कन्फिग्रेशन भी चेंज करिए और दोनों कार्बन पे कीजिए, मतलब कि 2 पे कन्फिग्रेशन चेंज करिए। 2 पे चेंज किया तो पहले जो हमने लिखा तो वही लिख दिया OH और H। अब उनका कहना होता है कि 3 पे भी चेंज करिए, 3 पे भी लीजिए, चेंज कर दिया हमने, यहाँ पे OH कर दिया, जो राइट साइड में था उसको लेफ्ट साइड में कर दिया और यहाँ पे H कर दिया, तो ये आपका OH लिखा हुआ है और यहाँ पे CHO और यहाँ पे CH2OH। तो उनका कहना होता है कि एक और एनांशियोमर आपको मिल गया, बट ऐसा है नहीं। ये कंपाउंड जो है वो किसके मिलता जुलता है, ये सेम है 2 के। सो दिस इज सेम एज 2, सेम एज 2। तो इवन दो अगर आप ऐसा करिएगा तो कोई नया कंपाउंड आपको नहीं मिलने जा रहा, पुराना वाला ही मिल रहा। और इसका जो मिरर इमेज होगा, आप कहिएगा सर ये तो ठीक है, इसका मिरर इमेज, तो मिरर इमेज भी इसका बना लेते हैं हम लोग। मिरर इमेज बनाइए और उसको भी देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH OH CHO CH2OH। अगर ध्यान से देखिए तो आप बताइए किससे मिलता जुलता है। ए वाला कुछ और नहीं है, कंपाउंड नंबर 1 ही तो है, सेम एज 1 और इस कंपाउंड को देखिएगा तो सेम ही चीज तो लिखा हुआ, सो सेम एज 1, सेम एज 1। तो ए भी जो है आपका नया कंपाउंड नहीं है, सेम एज 1, 1 के सेम है ना। तो दोनों जो है वो सेम ही है। तीसरा आप कहें कि 5वां और 6ठा जो आपने लिखा है ये 5वां है और जो 6ठा है वो नया कंपाउंड नहीं है, एक सेम है दूसरे के
और एक सेम है पहला के। इसीलिए इस केस में जब आपके पास 2 कायरल कार्बन है और दोनों नॉन इक्विवेलेंट है तो मैक्सिमम आपको 2⁻²⁴ 4 ही स्टीरियो आइसोमर्स मिलेगा, जिसका कि हमने फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला यहाँ पे शो किया। उसके बीच रिलेशन क्या है, कुछ के बीच में एनांसियोमर का रिलेशन है और कुछ के बीच में डायास्ट्रियोमर्स का रिलेशनशिप है। तो इसी बात को हम ऐसे समराइज कर सकते हैं, स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर नॉट इनांसियोमर्स आर कॉल्ड डायास्ट्रियोमर्स। जो इनांसियोमर्स स्टीरियोआइसोमर जो इनांसियोमर नहीं है, जैसे ऊपर के केस में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायास्ट्रियोमर्स। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर आप याद करिए तो हमने कहा था कि इनांसियोमर्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, मगर डायास्ट्रियोमर्स के साथ ऐसा नहीं है। डायास्ट्रियोमर्स का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो डिफरेंट होता है। तो डायास्ट्रियोमर्स को अलग करना बड़ा आसान है। So the diastereomers have different chemical and physical property। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। तो अभी हमने देखा कि आपके पास 2 कायरल कार्बन है और उनका इन्वायरमेंट जो है डिफरेंट है, यानी नॉन इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट है, या कहें नॉन इक्विवेलेंट कायरल सेंटर है। तो उस केस में जो मैक्सिमम नंबर होगा स्टीरियोआइसोमर्स का वो होगा 2⁻n, और उसमें कुछ इनांसियोमेरिक पेयर होंगे और कुछ डायस्टेरियोमेरिक पेयर होंगे। अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट स्टीरियोजेनिक सेंटर। जैसे एक कंपाउंड है टार्टरिक एसिड। इस टार्टरिक एसिड को अगर आप देखिएगा तो इस कार्बन में यहाँ जो कार्बन है और यहाँ जो कार्बन है, ये दोनों ही कार्बन कायरल है, मगर इन्वायरमेंट इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पे COH ग्रुप, यहाँ भी COH ग्रुप, यहाँ OH ग्रुप, यहाँ भी OH ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो इस दोनों ही कार्बन का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इस केस में कितना पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर होगा, इसके लिए आपको फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाना है और देखना है कि कितना पॉसिबिलिटी है। तो चलिए हम लोग फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है COH को हमने ऊपर रख दिया। सो इस कार्बन में फिर हमने COH को नीचे रख दिया। लेट्स से कि COH आपका यहाँ पे है और यहाँ पे H है, OH है और यहाँ पे OH है और हाइड्रोजन है। तो एक आपका इनांसियोमर ये हो गया और इसका हम लोग मिरर इमेज बना सकते हैं। तो मिरर इमेज बनाइएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका COOH, COOH एंड OH, H, यहाँ पे आपका H आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे का इनांसियोमर है। इस केस में भी अगर आप देखिए तो मैक्सिमम कितना मिलना चाहिए था, हमने कहा 2⁻n, मगर यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 2 है, तो मैक्सिमम आपको मिलना चाहिए था 4, लेकिन इस केस में 4 मिलेगा नहीं, यानी मैक्सिमम स्टीरियोआइसोमर जो होगा 4 नहीं होगा, 4 से कम होगा। तो देखते हैं, एक तो ये हो गया, हम लोग प्रोसेस से चलते हैं। तो एक हमने बना लिया, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बचता है, एक कार्बन पे चेंज कर दीजिए, यानी कि H को आप लेफ्ट वाला को राइट लिख दीजिए और राइट वाले को लेफ्ट में लिख दीजिए, बाकी को वैसे ही छोड़ दीजिए। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था, दोनों पे चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी नया कंपाउंड आपको मिलने नहीं जा रहा। इसका मिरर इमेज लीजिए, यहाँ पे OH है और H है। इसका मिरर इमेज जब बनाइएगा तो यहाँ पे आ गया COOH और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH। इस दोनों को कहते हैं 1 and 2। 1 and 2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनांसियोमेरिक पेयर। इसको कहते हैं 3 and 4। अब जरा 3 and 4 को गौर से देखिए। बेसिकली 3 और 4 जो है दोनों 2 मॉलिक्यूल नहीं है, वो एक ही मॉलिक्यूल है। आप चाहें तो इसका RS कन्फिग्रेशन निकाल के कंफर्म कर सकते हैं, या आप चाहें तो बेज फार्मूला बना करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे एक हम साधारण सा ट्रिक बताएंगे जिससे कि ये प्रूव हो जाएगा कि 3 और 4 दोनों जो है वो सेम ही कंपाउंड है। और इस ट्रिक में हम क्या कहेंगे कि एक रूल होता है कि फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला को प्लेन में आप रोटेट कर सकते हैं, 180 डिग्री से प्लेन में आप रोटेट कर सकते हैं, मगर आप इसको प्लेन के
बाहर नहीं ले जा सकते हैं। यानी हम चाहें तो कंपाउंड नंबर 4 को प्लेन में 180 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं। 180 डिग्री से रोटेट करिएगा तो क्या होगा, ये जो COH ग्रुप है ऊपर चला जाएगा, ए वाला COH ग्रुप नीचे चला आएगा, और जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में चला जाएगा, और राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में चला आएगा। तो 180 डिग्री से रोटेट अगर हमने कर दिया इसको तो कैसा दिखेगा, 180 डिग्री से अगर रोटेट किया तो हम इसको यहाँ लिखते हैं। 180 से रोटेट किया तो ये वाला जो COH है ऊपर चला गया, और ऊपर वाला COH नीचे चला आया, और ये दोनों OH ग्रुप जो राइट साइड में था वो अब लेफ्ट साइड में चला गया, और हाइड्रोजन जो था वो लेफ्ट साइड में चला आया। अब आप देखिए, क्या एक कंपाउंड और एक कंपाउंड सेम है क्या? बिल्कुल, ये दोनों ही फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला सेम ही है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड 3 और 4 जो यहाँ दिख रहा वो दोनों दो कंपाउंड नहीं है, वो सेम ही कंपाउंड है। और इसको हमने प्रूव कैसे किया? इसको प्रूव करने के लिए हमने सहारा लिया इस बात का कि फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला को उस प्लेन में हम चाहें तो 180 डिग्री एंगल से रोटेट कर सकते हैं, उसका किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि 3 और 4 का जो है कंपाउंड है वो सेम ही है। इस बात को भी आप समझ सकते हैं कि फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला को प्लेन में रोटेट कर सकते हैं, बड़ा आसान है। आप जैसे मान लीजिए क्या होता है, फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में जो ऊपर में है वो नीचे जाता है, और इस कार्बन को प्लेन में मानिए, और जो यहाँ है वो नीचे जाता है COH जो भी वर्टिकल पे है, और यहाँ जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, यानी ये दोनों बॉन्ड जो है ऊपर की तरफ आएगा, ये दोनों बॉन्ड जो है आपका ऊपर की तरफ आएगा। तो ए बॉन्ड भी आपका ऊपर के साइड आ रहा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका H, यहाँ पे H OH OH। तो मॉलिक्यूल को तो आप कभी भी किसी स्पेस में रोटेट कर ही सकते हैं। तो इस मॉलिक्यूल को अगर आप रोटेट करिएगा 180 डिग्री से तो क्या होगा, कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। ये जो अंदर है, यानी जो COH ग्रुप अंदर है वो अंदर ही रहेगा, और OH ग्रुप जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा, केवल ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन है वो अब यहाँ आ जाएगा, और जो दूसरा कार्बन ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और COH जो ऊपर में था वो नीचे चला जाएगा, मगर प्लेन से अभी भी अंदर है, और जो नीचे में COH था वो प्लेन के अंदर चला जाएगा और अब ऊपर चला जाएगा। और ये दोनों ग्रुप H और OH अभी भी प्लेन के बाहर है। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, इसको 180 से रोटेट किया तो ये OH यहाँ आ गया, यहाँ पे OH आ गया, क्योंकि जो लेफ्ट था वो राइट साइड में चला जाएगा, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन चला आया, यहाँ पे आपका OH चला जाएगा, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन चलाएगा। तो इस दोनों मॉलिक्यूल को अगर देखिए तो इसी दोनों मॉलिक्यूल का फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला 3 और 4 है। ए फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला है 3 का, और ए फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला है 4 का। बेसिकली इसका फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला 4 में है, उसको हमने बेज एंड डैश के फॉर्म में 3 और 4 को यहाँ पे ऐसे दिखाया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला को 180 डिग्री से हम बिल्कुल रोटेट कर सकते हैं, और इस केस में 3 और 4 दो अलग कंपाउंड नहीं है, दोनों सेम ही कंपाउंड है। आपने रोटेट किया और आसानी से आप दोनों कंपाउंड को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 और 2 के बीच में रिलेशनशिप हुआ एनांशियोमर का। 1 और 3 के बीच में क्या रिलेशनशिप हुआ, 3 और 4 तो सेम ही है, तो चलिए इसको 3 कहते हैं। 1 और 3 के बीच में क्या रिलेशनशिप हुआ, एनांशियोमर है क्या, नहीं, मगर स्टीरियोआइसोमर्स तो है। तो ऐसा स्टीरियोआइसोमर जो एनांशियोमर्स नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायास्टीरियोमर्स हो गया। 1 और बेसिकली 2 और 3 के बीच में क्या रिलेशनशिप हुआ, 2 और 3 के बीच में भी आपका डायास्टीरियोआइसोमर्स का रिलेशनशिप हुआ, या कहें डायास्टीरियोमर्स का रिलेशनशिप हुआ। तो इस केस में कंपाउंड नंबर 3 और 4 सेम है, इसको हम लोग एक ही कंपाउंड कहेंगे 3, और ये कंपाउंड जो होता है इसको हम लोग मेजो भी कहते हैं। थोड़ा देर बाद इसकी चर्चा और करते हैं। और ये जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी जो तीसरा कंपाउंड था वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी कि इसको अगर आप पोलरीमीटर में डाल करके रोटेशन मेजर करिएगा तो वो रोटेशन 0 डिग्री आएगा, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव। वाई वन ऑफ द स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ द टार्टरी एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव।
तो दो तो हुआ इनांसियोमेरिक पेयर, और तीसरा वाला जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसा क्यों हो जाता है? बड़ा आसान है इस बात को बताना। ये जो कंपाउंड आपके पास था, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। एक कंपाउंड आपके पास था HOH, HOH, COOH, और नीचे में भी आपका COOH है। तो इस कंपाउंड को अगर यहाँ से कट करिए, यानी एक यहाँ से प्लेन करिए, तो इस प्लेन के जो ऊपर ग्रुप है वही इस प्लेन के नीचे ग्रुप है, यानी सिमेट्री है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसको कि हम लोग यहाँ भी दिखा रहे हैं। तो टार्टरिक एसिड है, उसके ऊपर जो ग्रुप है और जिस तरह से ओरिएंटेड है वो एक दूसरे का मिरर इमेज है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे एक प्लेन रख दीजिए, तो इस प्लेन के सिमेट्रिकल ऊपर का सिचुएशन है और इस प्लेन के नीचे भी सिमेट्रिकल सिचुएशन है। चूंकि सिमेट्री है, यानी कि ये मॉलिक्यूल कायरल है ही नहीं। आप याद करिए, मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए क्या फॉर्मूला हमने कहा था? मॉलिक्यूल कायरल तभी होगा जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसा कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसको हम लोग मेजो बोलेंगे, यानी ये कंपाउंड हो गया मेजो टार्टरिक एसिड। What will be the measured optical rotation for the mesoform? जैसा कि हमने पहले कहा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो 0 डिग्री के बराबर होगा। कंपाउंड सच एज टार्टरिक एसिड विच हैव 2 or more chiral centers but are nevertheless achiral are called meso compound। इवन दो कि इस केस में एक कंपाउंड जो है 2 chiral कार्बन है, मगर एक ऐसा इसका आइसोमर है जो कि एक कायरल हो जाता है, उस आइसोमर को हम लोग कहेंगे मेजो कंपाउंड। मेजो कंपाउंड्स आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। मेजो कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, उसका ऑप्टिकल रोटेशन जो होगा वो 0 डिग्री होगा। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर आप देखिए, इस मॉलिक्यूल का जो हाफ पार्ट है, ए वाला पार्ट, पोलरीमीटर में लाइट को लेफ्ट रोटेट करेगा, तो ए वाला पार्ट जो है राइट साइड में रोटेट करेगा। तो टोटल ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन जो है 0 डिग्री हो जाता है, इसीलिए कंपाउंड जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। मेजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाफ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो है लेफ्ट की तरफ रोटेट करता और दूसरा हाफ राइट की तरफ रोटेट करता। ओवरऑल लाइट को जिस डायरेक्शन में जाना था उसी डायरेक्शन में ला के छोड़ देता है। एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको इस वीडियो में कही गई बातें थोड़ा और क्लियर हो। एक मॉलिक्यूल आपको दिया गया, इस मॉलिक्यूल के लिए फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखना, जितने सारे पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो कैसे करिएगा? सबसे पहले तो देखिए कि कितना कायरल कार्बन है। ए वाला जो कार्बन है वो कायरल है क्योंकि हाइड्रोजन लगा हुआ, NH2 लगा हुआ और COH लगा हुआ। ए वाला कार्बन भी जो है कायरल है। इसको अगर यहाँ पे बनाए तो और क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ, C लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ, OH लगा हुआ, यहाँ पे H लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है और इससे COOH लगा हुआ, यानी 2 कार्बन कायरल है। अब बताइए इक्विवेलेंट है दोनों कार्बन की नॉन इक्विवेलेंट है? ए वाला कार्बन जो है, ए वाला जो कार्बन है दोनों डिफरेंट ग्रुप से लगा हुआ, यानी नॉन इक्विवेलेंट है। अगर नॉन इक्विवेलेंट है, 2 कायरल कार्बन है, तो कितना पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स है? 2n, यानी 4 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। तो अब तो बड़ा आसान है चारों का फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाना। आपको सीधे सीधे एक ऐसा बना लीजिए और उसका मिरर इमेज बना लीजिए। तो ऊपर में हम लोग COOH को रख देते हैं और नीचे में इस कार्बन में CH3 को रख देते हैं और यहाँ पे H था, कार्बन नंबर 2 मान लीजिए, इसको कहते हैं 1 2 3 4। तो ये आपका 2 है और 3 है। तो 2 जो है H से जुड़ा हुआ है, NH2 से जुड़ा हुआ है, 3 जो है H से जुड़ा हुआ है, OH से जुड़ा हुआ। तो इसका मिरर इमेज ले लीजिए, तो यहाँ पे NH2 हो गया और यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ COOH हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया। एक आपको इनांसियोमेरिक पेयर मिल गया, ये दोनों इनांसियोमर्स हैं। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट लिखना अगर हमको है तो किसी भी एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन उलट दीजिए। मान लीजिए कार्बन नंबर 2 पे हमने उलट दिया, जो लेफ्ट में हाइड्रोजन था उसको राइट में लिख दिया,
जो राइट में NH2 ग्रुप था उसको लेफ्ट में लिख दिया, बाकी सब चीज़ जैसे था वैसे ही हमने कॉपी कर दिया। यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे COOH है। इसका मिरर इमेज बना लेंगे तो इसका इनांशियोमर आपको मिल जाएगा। तो हमने इसका मिरर इमेज बनाया, COOH लिख दिया, यहाँ पे CH3 लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, OH लिख दिया, यहाँ पे इसका मिरर इमेज NH2 आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। और इस दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो इनांशियोमर का रिलेशनशिप होगा। अगर आप कहें तो इस केस में इसको 1 कहिए, इसको 2 कहिए, इसको 3 कहिए और इसको 4 कहिए। तो 1 2 के बीच में इनांशियोमर का रिलेशनशिप है, मगर बाकी सब के बीच में जैसे 1 और 3 के बीच में 1 और 4 के बीच में डायस्ट्रियोमर्स का रिलेशनशिप है, उसी तरह से 2 और 3 के बीच में या कहें 2 और 4 के बीच में डायस्ट्रियोमर्स का रिलेशनशिप है। तो इसको हमने डी से लिखा, यानी डायस्ट्रियोमेरिक रिलेशनशिप है। तो इस केस में आपने देखा कि नॉन इक्विवेलेंट कार्बन था, नॉन इक्विवेलेंट कायरल कार्बन था, इसलिए 4 स्टीरियोआइसोमर्स हुआ। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं जो कि फाइनल इस वीडियो को रैप अप करेंगे इस प्रॉब्लम के साथ। तो कहा जा रहा है राइट डाउन द फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ द स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन, व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ दीज आइसोमर्स। तो आपको जो कंपाउंड दिया है वो है 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन, 4 कार्बन का चेन है आपके पास, और दूसरा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप लगा और तीसरा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे CH3 रहेगा और यहाँ पे आपका CH3 रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो पहला काम तो ये करिए कि आप बताइए कि कितना कायरल कार्बन है। ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कायरल कार्बन है। आप बता सकते हैं इस केस में जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है। ये दोनों ही कार्बन सेम ही ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन CH3 ब्रोमीन, यहाँ भी हाइड्रोजन CH3 ब्रोमीन, यानी दोनों कार्बन जो है सेम ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सिचुएशन है नॉन इक्विवेलेंट का। तो नॉन इक्विवेलेंट कार्बन है, तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि अब जो होगा 2n, n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, 4 नहीं होगा। यानी कि इस केस में 4 स्टीरियोआइसोमर्स नहीं होगा। हम कह सकते हैं इस केस में जो होगा 4 से कम स्टीरियोआइसोमर्स होगा। बेसिकली हम यहाँ पे पहले जैसा कि कहा कि 2 कायरल कार्बन है, इक्विवेलेंट है तो 3 ही होगा, और इस तीनों का जो फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाना है बड़ा आसान है। एक कार्बन नंबर 2 है, एक कार्बन नंबर 3 है, 1 है और 4 है। तो 2 से कौन कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एक CH3 जिसको कि हमने यहाँ लिख दिया, एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में ब्रोमीन, 3 से भी एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन जोड़ दिया, और यहाँ पे 3 से एक CH3 ग्रुप जोड़ दिया। अब इसका हम चाहें तो एक मिरर इमेज बना सकते हैं। अगर हमने मिरर इमेज बनाया तो यहाँ ब्रोमीन आएगा, यहाँ ब्रोमीन आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 CH3। इस कंपाउंड में 1 और 2 कहें और किसी एक ग्रुप को चेंज कर देते हैं पोजीशन। मान लीजिए यहाँ चेंज कर दिया, ब्रोमीन को इधर लिख दिया, हाइड्रोजन को यहाँ लिख दिया, बाकी सब जैसे है वैसे ही लिख दिया, हाइड्रोजन ब्रोमीन और यहाँ पे आपका CH3। तो इसका हम लोग मिरर इमेज अगर ले लें तो इस कंपाउंड का जब आप मिरर इमेज लीजिएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। तो इस केस में ये हो गया आपका तीसरा और ये हो गया चौथा। तो तीसरा चौथा आपका 2 इनांशियोमेरिक पेयर है, तो इस दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनांशियोमर का रिलेशनशिप है। और पहला दूसरा जो कंपाउंड है दोनों सेम ही है। आप चाहें तो इसको 180 डिग्री से रोटेट करिए इसी प्लेन में, तो आप देखिएगा कि जो 2 है 1 में कन्वर्ट हो सकता है और बेसिकली हो ही जाता। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिए, इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी दोनों कंपाउंड जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मेजो कंपाउंड है। तो इस केस में ये दोनों सेम है और बेसिकली ये एक आपका मेजो कंपाउंड है। तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 डिग्री होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ये जो होगा
ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो 3 4 इनांशियोमेरिक पेयर है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हम कहें 1 2 को चाहें तो केवल 1 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख लिया और इस तीनों को 3 लिख लिया और 4 लिख लिया। तो आपके पास 3 है, एक का नाम हो गया 1, दूसरे का नाम हो गया 3 और तीसरे का नाम हो गया 4। अगर चाहें तो आप इसको दूसरा नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। कन्फ्यूज़न हो रहा तो यहाँ पे इस तरह का नोमेनक्लेचर कर देते हैं हम लोग। इसको लिख देते हैं, दोनों सेम है, इसको 1 नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया 2 और इसको नाम दे दिया 3। तो 1 और 2 के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डायस्ट्रियोमर्स का है, 1 और 3 के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डायस्ट्रियोमर्स का है, और जो 1 है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। तो हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में 2 से ज़्यादा स्टीरियोजेनिक कार्बन है, कायरल कार्बन है, तो उसका स्टीरियोमर्स कैसे लिखते हैं ये समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और हम आपको नए कंसेप्ट के साथ, नए प्रॉब्लम के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।